नमस्कार साथियों, मैं मोहित शर्मा आप सभी का अभ्युदय आईएएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम जो कल पेपर हुआ था सी सेट का, जिसके मेंटल एबिलिटी और एप्टीट्यूड सवाल है, उनको यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं उनका। तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने सवालों को चेक कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपके कितने सवाल सही या गलत हुए हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल पढ़िए। पहला सवाल है, कह रहा है कि ये जो संख्या लिखी है 1 × 5 × 10 × 15 100 इसके अंत में कितने शून्य होंगे। तो आप मुझे बताइए कि सवाल नंबर 17 में कह रहा है कितने शून्य होंगे, और शून्य निकालने का सबसे तरीका आसान क्या होता है, किसी भी नंबर को 5 × 2 के फैक्टर में तोड़ लीजिए। 5 × 2 के फैक्टर में तोड़ लेंगे तो 10 बन जाता है, ठीक है। और 10 में ही हम सबसे इजीली क्या बोलते हैं कि जीरो कितने होंगे हम बता सकते हैं। ओके, तो मैंने क्या करा, मैंने इनको 5 × 2 के उसमें तोड़ लिया। तो 10 को लिख दिया मैंने 5 × 2, 15 को लिख दिया मैंने 5 × 3, 20 को लिख दिया मैंने 5 × 2 × 2, ऐसे ही मैंने 25 को लिखा 5 × 5, 30 को लिखा मैंने 5 × 2 × 3, 35 को लिखा 5 × 7, 40 को लिखा 5 × 8, तो 2 2 और 2। 45 को लिखूंगा 5 × 9, 9 का स्क्वायर मतलब 3 × 3। 50 को लिखूंगा 5 × 10 मतलब 5 × 2। 55 को लिखूंगा 11 × 5 और 60 को लिखूंगा 12 × 5। 12 को लिख सकता हूँ मैं क्या, 4 × 3, तो 4 को लिख सकता हूँ 2 × 2 और 3 और 5। ओके, अब आप इसमें देखिए कि 5 × 2 के कितने पेयर बन रहे हैं, और आप जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको कुल मिला के 10 पेयर मिलेंगे। ऐसे कितने पेयर मिलेंगे, 10 पेयर मिलेंगे। तो इसमें 10 शून्य हो जाएंगे, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 10। सवाल नंबर 18 पढ़िए। सवाल नंबर 18 कहता है कि माना XYZ 3 अंकों की एक संख्या है जहां x + y + z 3 का गुणांक नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तब XYZ + YZX + ZX y का विभाज्य नहीं है। तो सवाल नंबर 18 क्या कहता है हमसे कि x y z कोई भी 3 संख्या है, कोई भी एक संख्या है XYZ हमारे पास, और वो 3 से गुणांक नहीं है, मतलब 3 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको क्या लिख लिया, मान लिया x का वैल्यू मैंने 1 मान लिया, y का वैल्यू मैंने 2 मान लिया और z का वैल्यू मैंने 4 मान लिया। कोई बोला सर 1 2 3 भी तो रख सकते हैं। मैं बोलूँगा जब 1 2 3 रखेंगे तो इसका सम क्या होगा, वो 3 से डिवाइड होने लग जाएगा, और 3 से डिवाइड सम हो गया तो मतलब नंबर भी 3 से डिवाइड होगा ही होगा। तो हमको वो संख्या नहीं लेनी है। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, बस उसका सम 3 से मतलब डिवाइड नहीं होना चाहिए, 3 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। अगर 3 से विभाज्य होगा तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे 1 2 4 लिया है। आप 2 4 5 ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए। तो हमने क्या किया, अब इसको XYZ मतलब 1 2 4 प्लस y कितना है हमारा 2, z कितना है 4 और x कितना है 1, और ZXY मतलब z 4 1 और 2। अब आप इसको सम करेंगे, इसका मतलब इसका योग करेंगे तो आपको आएगा 777। अब आप बोलेंगे सर 777 आ गया है, तो 777 को आप जब 3 से भाग देंगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो पहला तो उत्तर हो सकता नहीं है। ओके, बी से देखते हैं। बी में क्या है, 777 को आप 9 से भाग देते हैं तो 9 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ द डिजिट कितना आ रहा है 21, 21 9 से जाता नहीं है, तो ये हो सकता है उत्तर हमारा। सी है कि आपको 777 को 37 से भाग देना है। 37 से भाग देंगे तो 37 दूनी 74, तो 2 बार गया, 3 बचा 37, तो 1 बार गया, तो ये चले गया, तो ये भी ऑप्शन हो सकता नहीं है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, 777 को अगर मैं x + y + z से डिवाइड कर दूं, तो 777 को जब मैंने
x का मान मेरा 1 है, y का मान मेरा 2 है और z का मान मेरा 4 है। तो इनको जब मैंने ऐड किया तो कितना है 7, और ये 777 को 111 बार भाग कर देगा, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो इसलिए हमारा B18 का उत्तर क्या होगा, बी। 19 सवाल पढ़िए। माना कि P, Q, R और S इस प्रकार की प्राकृतिक संख्या है कि P माइनस 216 इक्वल टू Q प्लस 217 इक्वल टू R माइनस 218 इक्वल टू S प्लस 219। तो निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है? ये सवाल एक्चुअली है ही नहीं मैथ्स का, बस लॉजिकल सवाल है। तो मैं आपको सही बता रहा हूँ। आप देखिए क्या बोला है सवाल में 19 में। हमारा सवाल बोल रहा है कि P माइनस 2016 इक्वल टू Q प्लस 2017 इक्वल टू R माइनस 2018 इक्वल टू क्या है, S प्लस 2019। तो बताइए P Q R S में से सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो आप मुझे सिंपल सी बात बताइए, कोई हमारे पास प्राकृतिक संख्या है P, उसमें से मैंने 2016 माइनस कर दिया, तब वो Q प्लस 2017 के बराबर आई है। मतलब Q तो छोटा हो सकता है, तो Q में मैं 2017 ऐड कर रहा हूँ, किसी संख्या में ऐड कर रहा हूँ, उसके बराबर चीज़ को लेके आ रहा हूँ, तो मतलब Q तो छोटा हुआ P से। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और सिंपल सी लॉजिक सी बात है कि सबसे बड़ी, मैं कोई संख्या किसी नंबर में से माइनस कर रहा हूँ, मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो उसको घटा रहा हूँ, तो आप देखेंगे सबसे बड़ी संख्या वही होगी, सबसे बड़ी संख्या भी वही होगी। तभी तो वो इन सब के बराबर आ रही है, तभी तो वो इन सब के बराबर आ रही है। तो ये लॉजिकल सवाल था कि इसमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी, P Q R S में से, तो इसका उत्तर R आएगा आपका। अब आप सवाल नंबर 20 पढ़ लीजिए। सवाल नंबर 20 कहता है कि 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्या, मतलब अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 के द्वारा बिना अंकों की पुनरावृत्ति किए हुए बनाई जा सकती है, बिना रिपीटेशन के बनाई जा सकती है। बहुत आसान सवाल, मतलब बहुत ही आसान सवाल। अगर किसी बच्चे ने ध्यान दिया हो तो इस सवाल को वो बिना पेन चलाए कर सकता था। आपको संख्या क्या दे रखी है, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपको नंबर दे रखे हैं, और आपसे बोला है कि आप एक 5 अंकों की संख्या बनाइए और इस तरह बनाइए कि वह अभाज्य संख्या बन जाए और विदाउट रिपीटेशन, यही बोला है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ, यहाँ पे 4 लिख दूँ, यहाँ पे 3 लिख दूँ, यहाँ पे 2 लिख दूँ, 1 लिख दूँ, कैसे भी लिख दूँ, कैसे भी लिख दूँ, कहने का तात्पर्य यह है मैं कहीं भी कोई भी नंबर लिख दूँ, तो आप एक बार चेक करिए कि क्या इन सब का सम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो रहा है। तो आप बोलेंगे सर 15 हो रहा है। और जब भी सम आप देखेंगे कि 15 क्या है, 3 से विभाज्य हो रहा है, और 3 से विभाज्य हो रहा है तो मतलब क्या है, ये संख्या चाहे कुछ भी लिखिए, ये संख्या आप कुछ भी बनाइए, ये कभी भी अभाज्य संख्या नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 0। ए ऑप्शन आपका, ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। तो आपका 19 का सवाल का उत्तर तो है सी, और 20 का सवाल का उत्तर है ए। ओके, अब हम नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। सवाल 21 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सवाल 21 पढ़ते हैं। और सवाल 21 कहता है कि एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से 25 मीटर चलता है और फिर वह दाहिनी मुड़कर 50 मीटर और चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर पुनः 25 मीटर चलता है। यदि उसके घर का मुख पूर्व की ओर है तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो बोला है कि घर है, उसका जो फेस है घर वो पूर्व की ओर है, मतलब ईस्ट साइड है, और वो अपने घर के पीछे से निकलता है, और पीछे से चलने हैं तो 25 मीटर चलता है पहले, फिर बोल रहा है कि फिर वह दाहिनी मुड़कर 50 मीटर चलता है।
तो कहने का मतलब है कि वह व्यक्ति अपने घर से क्या करता है, 50 मीटर चलता है दाहिने मुड़कर। दाहिने मतलब क्या होता है, राइट साइड होता है। तो 50 मीटर चला। फिर कह रहा है कि वह बाएं मुड़कर पुनः 25 मीटर चलता है। बाएं मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो 25 मीटर और चला। यदि वह उसके घर का मुख पूर्व की ओर है तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु ये है। तो आप मुझे बताइए ये किस डायरेक्शन में है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, और उसका घर इस तरफ है और वो ऐसे गया है, तो आप बोलेंगे सर ये इसका घर नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम की ओर है। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, ऑप्शन डी। सवाल नंबर 22 पढ़िए। सवाल नंबर 22 कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, मतलब स्टेटमेंट दिए हैं और कंक्लूजन दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं और सभी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। ये दो स्टेटमेंट दे दिए। मतलब क्या है, अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है तो वो ऑटोमेटिकली 6 से मतलब वो होगी, डिवाइड होगी, 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे ही हम एग्जांपल ले लेते हैं 12 का, तो 12 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 12 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 12 क्या 6 से भी डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा सर, 6 से भी होगा। तो पहला निष्कर्ष तो आपका सही है कि सभी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। निष्कर्ष 2 कहता है सभी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं, तो बिल्कुल गलत। आप देखिए कि मैं 18 ले लेता हूँ, 18 भी ले लेता हूँ ना, तो आप 2 से तो कर सकते हैं, 18 को 3 से कर सकते हैं, लेकिन 18 को आप 4 से विभाज्य नहीं कर सकते। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, केवल निष्कर्ष 1। चलिए दूसरे नेक्स्ट सवाल पे आपके आइए। हमारे टाइप राइटर साहब ने क्या पीपीटी बनाई, तो उनको लगा कि सवाल दो दो हैं, तो उन्होंने दो दो गैप छोड़ दिए पीपीटी बना के। कोई नहीं, हम आगे चलते हैं, सवालों को आगे करते हैं। सवाल नंबर 23 पढ़िए। सवाल 23 कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। क्या बोला है, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। तो ये तो होगी बिल्लियां मतलब कैट, और सभी डॉग हैं वो, और सभी बिल्लियां तो डॉग हैं, और सभी बिल्लियां क्या हैं, काली हैं। मतलब ये सब कैट जो है ना ब्लैक है, काली है। तो बोल रहा है निष्कर्ष पहला क्या, ये स्टेटमेंट हो गया। जब आप स्टेटमेंट पढ़ लेना तो उनको भूल जाइए कि फिर अब स्टेटमेंट हमारे पास कुछ है, अब भूल जाइए इनको। अब निष्कर्ष पे ध्यान दीजिए। तो निष्कर्ष कहता है कि सभी कुत्ते काले हैं, नहीं, सभी बिल्लियां काली हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना हो कि कुत्ते भी काले हैं। तो पहला निष्कर्ष तो गलत। और निष्कर्ष 2, कुछ कुत्ते काले नहीं है, बिल्कुल गलत। क्यों, जब कुछ भी काले नहीं है तो कुछ कैसे मतलब एक भी काला नहीं है तो कुछ कैसे काले हो सकते हैं, गलत है। अब एक लॉजिक सी बात बताइए, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं, उनका कभी नेगेटिव निष्कर्ष निकल सकता है क्या। ये आपने पढ़ा होगा सैलरिज्म के अंदर, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2। बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 24 पढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के अनुसार अनुक्रम पर विचार कीजिए। ऊपर लिखे हुए अनुक्रम में कितनी विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या आती है। मतलब ऑड नंबर्स फॉलोड बाय ऑड नंबर्स। मतलब यहाँ पे अगर 3 लिखा है तो यहाँ पे, अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, मतलब ऑड नंबर होना चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। तो ऐसी कितनी बन रही है आप देख लीजिए। ये एक ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो एक ये हो गया। अब 7 और 3 ये दूसरा हो गया। 5 और 7 3 हो गए। 3 और 1 और 1 और 5, ओके, कितने हो गए, 4 हो गए। 3 4 5 हो गए हैं। और 8 6 3 8 5 2 2 4 3 4 9 और 6। हाँ ये रहा ना, देखो
5 और 1 हो रहा है, 7 और 3 हो रहा है, 3 और 9 हो रहा है, 5 और 7 हो रहा है, 3 1 हो रहा है और 1 और 5 हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे 1 भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बाद इवन नंबर्स आ गए हैं, सम संख्या आ गई है। 8 6 3 8, मतलब इसके आगे तो इवन नंबर है तो हो सकता नहीं है। ये 8 आ गया, ये ऑड नंबर है तो इसके आगे क्या है? इवन नंबर है। तो आप देखेंगे ऐसे सिर्फ और सिर्फ कितने पेयर हैं? कितने हैं? 6। कितने हैं? 6 पेयर हैं। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? बी। देखिए वही हमारे टाइपराइटर साहब ने तो आज गजब किया है। चलिए कोई नहीं, वो भी सही थे, उनका लॉजिक सही था, पर कोई नहीं, हम इसको गलत नहीं लेंगे। वो बेचारे बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े हैं हमसे एज में। 25 नंबर सवाल पढ़िए। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से है, बाएं छोर से 16वें स्थान पर है। मान लीजिए कि ये पंक्ति है और बाएं मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड पे उसका स्थान ए का क्या है? 16वां है। और वी दाएं छोर से 18वें स्थान पर है। अगर मान लीजिए कि हम इसमें यहाँ बनाते हैं उनको और 18वें स्थान पे रखते हैं किसको? वी को। कहाँ से? यहाँ से। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है सर। अब बोल रहे हैं कि जी जो है ना वो ए के दाईं और 11वें पे है। 11वें पे है मतलब 27वें नंबर पे है बाएं से। आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर। और वी से तीसरे स्थान पर दाहिनी छोर की और एक पंक्ति में, तो वी से तीसरे स्थान पर। वी से तीसरे स्थान पर मतलब यहाँ पे होंगे तो 17 होगा, यहाँ पे होंगे तो 16 होगा, यहाँ पे होंगे तो 15, मतलब यहाँ पर उनका स्थान 15वां है। तो आप मुझे बताइए, अगर आपने ये पढ़ा है तो हमको टोटल नंबर निकालने के लिए किसी व्यक्ति के दोनों तरफ से पता होने चाहिए कितने बच्चे हैं। तो यहाँ से जी के लिए 27वां स्थान है और यहाँ से उनका स्थान कितना है? 3 स्थान छोड़ने पे वो बी के 15वें स्थान पर आ जाते हैं। कब कब आते हैं? जब वो राइट हैंड साइड के एंड से आएंगे। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही है सर, 15वें स्थान पर आ गए हैं। तो टोटल बच्चे निकालने के लिए 27 + 15 -1 कर दीजिए। 27 + 15 मतलब 42, 42 में से 1 गया तो 41, 41 इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी। 26 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल कहता है कि 3 कथन S1, S2 और S3 नीचे दिए गए हैं, जिसके उपरांत एक प्रश्न है। S1 C D से छोटा है पर A और B से बड़ा है, S2 D से बड़ा है, S3 A B से बड़ा है। तो आप बताइए क्या इसका होगा? तो आप मुझे बताइए, सबसे इजी सवाल है, कुछ करना ही नहीं है इसमें, बस जैसा जैसा कहा है वैसा करते जाइए। क्या बोला है कि सी डी से छोटा है, मतलब सी डी से छोटा है, ठीक है सर। ए और बी से बड़ा है, ए और बी से बड़ा है, तो पहले से तो मुझे ये नहीं पता लगा कि ए और बी में कौन बड़ा है, पर लेकिन सी जो है ए बी से बड़ा है। S2 से बोल दिया कि डी सबसे बड़ा है, तो मैंने डी सबसे आखिरी में वैसे भी लिखा हुआ है। S3 बोलता है कि ए बी से बड़ा है, मतलब बी सबसे छोटा हुआ, फिर ए, फिर सी, फिर डी, ये हमारा निकल के आ गया। अब आप बोलिए कि इन स्टेटमेंट के द्वारा इसमें से कौन सा सही है? तो ए बी सी और डी में सबसे छोटा कौन है, ये बताना है हमको। तो S1 अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं सर, S1 अकेले नहीं दे सकता, तो ऑप्शन ए तो कट गया। बी S1 S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? नहीं, हम इसमें बता सकते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको ए और बी का कुछ पता नहीं है। S2 और S3 एक साथ प्रश्न नहीं, S1 और S3 है सर, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों? अगर हम इसको छोड़ भी देना S2 वाले स्टेटमेंट को, तब भी हमारा निष्कर्ष निकल के आ जाएगा कि B A से छोटा है, A C से छोटा है और C D से छोटा है। तो इसके लिए हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आप 27 नंबर सवाल पढ़िए। 27 नंबर सवाल कहता है कि 1 और 100 के मध्य कितनी ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं जिनमें एक अंक 4 है लेकिन वह 4 से विभाज्य नहीं है। तो मुझे बताइए ऐसे कितने नंबर होते हैं जिनके
1 से 100 के बीच जिसके अंक में चार, जिसके जैसे मतलब नंबर लिखते हैं तो 4 उसमें आएगा। तो आप बोलेंगे सर एक तो होगा 0 4, एक होगा 14, एक होगा 24, एक होगा 34, एक होगा 44, ऐसे 54, 64, 74, 84, 94। ओके, तो इसमें 4 से जो विभाज्य नहीं है वो कौन कौन से हैं सर? 14 है, 24, 34 है, 54 है, 74 है और 84 नहीं 94 है। ओके, अब उसके बाद बचे कौन से जिसमें 4 आते हैं? तो आप बोलेंगे सर 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। ओके, अब इसमें जो 4 से भाग नहीं है, 4 से जो भाग जा रहे हैं, एक 42 चाहता है, 44 पहले ही ले चुके हैं, उसको हटा दीजिए। ओके, फिर 48 आ जाएगा। तो ऐसे कितने नंबर हुए जो भाग नहीं जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, और एक छूट गया हमारा, कुछ एक छूट रहा है। ये सवाल हुआ 14 नंबर। 1 2 3 4 5, 5 तो मेरे वैसे हुए, 41 हुआ, 42 भी तो नहीं जाता है। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 और प्लस, तो कितने हो गए? कुल 12। तो ऐसे 12 नंबर होंगे जो 1 और 100 के बीच में होंगे, जिनके पीछे जिनके साथ 4 अंक तो लिखा हुआ है लेकिन वो 4 से विभाज्य नहीं है। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? सी। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 पढ़िए। 28 सवाल क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। माना कि दो धातु के घनों P और Q, P दो घन है मतलब क्यूब है, जिसके x और y आयतन है। mn आयतन मतलब क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी होता है क्या? नहीं। m और n द्रव्यमान है। मास कितना है? m। मास कितना है? n। q की प्रत्येक भुजा p की दुगनी है। तो p की भुजा मैंने मान ली साइड 1 और इसकी साइड मैंने मान ली 2, दुगनी हो गई। बोल रहा है कि और Q का द्रव्यमान P का दुगना है। क्या बोला है? P का द्रव्यमान। तो मास भी मैंने क्या मान लिया? इसका 1 और इसका 2, दुगना हो गया। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है सर। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, घन का? a क्यूब, साइड मैंने 1 मानी तो ये आ गया। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 8, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। ये जो लिखा हुआ है ना u इक्वल टू एम बाई एक्स और v इक्वल टू एन बाई वाई, तो ये क्या लिखा हुआ है? डेंसिटी लिखी हुई है। अगर आपने थोड़ा ध्यान से देखा हो, क्यों? m तो द्रव्यमान है और x मानी क्या है? आयतन, मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है। और ये क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी। पढ़ा है ना आपने? बिल्कुल। तो अब देखिए, अब देखिए u मास कितना है? 1, वॉल्यूम कितना है? 1, तो u कितना आया? आप बोलेंगे 1। v मास कितना है? 2, वॉल्यूम कितना है? 8, तो v कितना आया? 1/4। तो अब देखेंगे इस ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही हो रहा है। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे u इक्वल टू कितना हो रहा है? v मान लेते हैं हो रहा है, लेकिन v का मान तो 1/4 है। अगर मैं 4 से गुणा कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा? 4v बन जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर इसका उत्तर क्या आएगा? ए उत्तर आएगा। ओके, सवाल नंबर 29 पढ़ते हैं। 29 कहता है कि एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक शिक्षक है हमारे और 3 छात्र हैं। उनकी औसत आयु कितनी है? 20। तो सम कितना हो जाएगा? 80। पहली इक्वेशन। यदि 3 छात्र समान आयु के हैं
तीनों छात्र समान आयु के हैं, प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर 20 वर्ष है, मतलब टी एक्स वन इक्वल टू 20 दे रखा है और टी वन इक्वल टू कितना दे रखा है 20 प्लस एक्स दे रखा है एक्स वन। और वैसे भी तीनों छात्र बराबर बोल दिए हैं, तो 4x1 इक्वल टू 80, तो x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तीन छात्र समान आयु के हैं 3x और शिक्षक तथा प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर 20 वर्ष हो, मतलब प्रत्येक छात्र हो गए अपने टीचर की आयु का अंतर और बच्चे का अंतर दिया है 20, तो t1 इक्वल टू 20 प्लस x1, तो x1 का मान कितना आ जाएगा 60 और यहाँ पे आ जाएगा x1 का मान कितना 15। तो टीचर की आयु पूछी है तो टीचर की आयु कितनी हो जाएगी 20 प्लस 15, मतलब t1 की वैल्यू कितनी आ गई 35। तो आपका उत्तर 29 का कितना आ जाएगा 35, बी ऑप्शन। सवाल नंबर 30 पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी और 30,000 में बेच दी, बहुत अच्छी बात है। यदि उसे 20% की हानि उठानी पड़ी तो उसके कार खरीदने कितने रुपए खर्च हुए। सवाल नंबर 30 बहुत आसान सवाल है, आसान सवाल। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3,30,000 है, कुछ गलत पढ़ लिया था क्या पढ़ना, हाँ 3 लाख है, 30,000 की गाड़ी खरीदना आती है। और लॉस कितना हो रहा है उसको, आप बोलेंगे सर 20%, और 20% का क्या होता है 1/5, मतलब उसने 5 में खरीदी और 4 में बेच दी, तो हमसे 5 की वैल्यू पूछी है। तो आप मुझे बताइए, सिंपल सा, ये बच्चे सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ इसके लिए मैं इसको करूँगा 300 गुणा 100 लिख देता हूँ, लिख दिया, तो ये चलेगा 25 बार। आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर, और 25 को मैंने ऐसे लिख दिया, फिर इसको थोड़ा सा जल्दी मतलब सॉल्व करने के लिए, सिर्फ सॉल्व करने के लिए, जल्दी सॉल्व करने के लिए मैंने ऐसे लिख दूंगा, तो क्या होगा 25 तियो 75 और 75 तियो कितना होता है, आप बोलेंगे सर 375, 375 00, इतना ही होगा ना, मतलब कुछ जीरो का ऊपर नीचे हुआ है अपना, ठीक है। इसका उत्तर आएगा कितना 3,75,000, ऑप्शन डी। चेक कर लीजिएगा, आंसर यही आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे कुछ जीरो का फर्क पड़ा होगा, नहीं तो बाकी सब सही है अपने इसमें, बाकी पूरा सही है। आप जब चेक करेंगे इसको, हाँ ये जीरो छूट गई ना यहाँ पे, ये जीरो छूट गई यहाँ पे, तब आप देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इसका उत्तर ये। और ये सवाल मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया हुआ है, ऐसा सवाल डिट्टो सवाल ऐसा का ऐसा मैंने बताया हुआ है आपको ये चीज़, और ऐसे ही मेथड से। देखिए 31 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल कहता है कि ये कोई मतलब ये कोई आपको ऐसा दे रखा है योग, इसमें आप इस जो सिंबल है इसका अंक को क्या दर्शाता है, मतलब उसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं हम। इसको सबसे बेस्ट है आप ऑप्शन से करिए, और ऑप्शन में अगर 3 रख देंगे, 3 जब रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका उत्तर मैच कर रहा है। सम करके देख लीजिए आप, तो ये 133 के बराबर ही आएगा, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा बी। ये बहुत आसान सवाल था, इसको मैं आपको सॉल्व बस बता दिया है कि कैसे करना है, तो इसका उत्तर बी आएगा। ओके, 32 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि आपके पास दो सीधी 7.5 फुट 7.5 फुट और 3.25 फुट की छड़ें हैं, तो आप कम से कम कितनी लंबाई नाप सकते हैं। कम से कम बोला है तो मतलब एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ निकालने का तरीका क्या हो सकता है 75/2 और 325/100 लिख सकते हैं हम इसको हमने जब 5 से काटा तो 5 एकम 5 25 15 बार चले गया और 2 बार आ गया, ठीक है। 325 को मैंने जब 25 से काटा, किससे 25 से, तो 25 चौक 100, 25 एकम 25 और 25 12 कितना बच गया 75 बच गया, और 25 तियो 75 हो गया, 25 तियो 75 हो गया, तो 13/4 इसका आप एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ क्या होता है, न्यूमरेटर का तो एचसीएफ निकालिए और नीचे वाले का आप क्या निकालेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। जब आप निकालेंगे तो इसका उत्तर आएगा कितना 0.25 फुट। सॉल्व करके देखिएगा, उत्तर आएगा 100% आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है।
बी ऑप्शन इसका आंसर है। सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 कहता है, क्या कहता है पढ़ लेते हैं। अनुक्रम 14, 18, 20, 24, 30, 32 की प्रत्येक संख्या में एक सरल गणितीय संख्या द्वारा अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम प्राप्त किया जाता है। अच्छा, निम्न में से कौन सी अनुक्रम की अगली संख्या है? ओके, बहुत आसान है। 14 है, अभाज्य संख्या है, 13 + 1 बन के बन जाएगा। 18 है, 17 + 1 20, 19 + 1 24, 23 + 1 30, 29 + 1 32, 31 + 1 और अब ऑप्शन के हिसाब से 34 को लिख सकते हैं हम 33 + 1, तो 33 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। 36, 35 + 1 अभाज्य संख्या नहीं है। 38 है, 38 को लिख सकता हूँ मैं 37 + 1 जो कि एक अभाज्य संख्या है 37। तो इसका ऑप्शन कितना आ जाएगा आपका? सी। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल है कि निम्न विन्यास पर ध्यान दीजिए जिसमें कुछ लुप्त वर्ण हैं जो कि विन्यास को पूर्ण करते हैं। इसका सबसे आसान तरीका है कि ए बी डैश बी सी बी डैश डी सी डी सी डी ई डी और डैश और डी। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। बस यही लिखा है मैंने, यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। तो आप देखेंगे ये कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 स्थान है। और 20 को मैं अगर इक्वली बांटना चाहूँ तो 5 में बांट सकता हूँ, 4 में बांट सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, इनको 4 में बांट लिया। 4 में बांट लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूँ वापस, ए बी डैश बी सी बी डैश डी सी डी सी डी ई डी और डैश। मैंने 4 में बांट लिया था। 4 4 4 कितने हो गए? 4 4 8 8 4 12 12 4 16, कुछ जगह छूट गई है वापस। ए बी डैश बी, हाँ जगह छूट गई ना, देखो अच्छे से लिखेंगे इसको। ए बी डैश बी डैश बी सी 1 2 3 4, ये यहाँ आ जाएगा। सी बी डैश डी फिर आ जाएगा। सी डी सी डी डैश आ जाएगा। ई डी डैश डी आ जाएगा। तो अब आप देखिए रखकर, सबसे बेस्ट है कि आप देखेंगे पहले क्या आ रहा है, ए बी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फिर चेक करेंगे। तो आप अगर यहाँ पे बी रख देंगे तो वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी तो हमारा वैसे ही नहीं हो सकता, ठीक है। डी रख देंगे तो गलत हो जाएगा वो तो बी सी बी नहीं हो रहा ना, क्योंकि ए बी बन रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ए बी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया। 3 बार रिपीट हो रहे हैं, आप खुद देखेंगे। 1 2 3 सी डी आया, फिर यहाँ पे ये ई है और फिर आगे चेक करेंगे इसी को। ओके, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने क्या लिया, ब्लैक पेन से लिख देता हूँ। ब्लैक से लिखते हैं, ब्लैक से लिखते हैं। तो यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे आएगा सी, फिर यहाँ पे आएगा सी और फिर लास्ट में आएगा ई। तो आप देखेंगे पैटर्न बन रहा है, ए बी ए बी सी डी सी बी और सी डी, फिर सी डी, फिर सी डी और फिर ई डी और फिर ई डी। देखेंगे आप, पहले 2 अक्षर रिपीट हो गए, ए बी और सी बी फिर रिपीट हुए, ऐसे 3 हुए,
सी बी, सी बी, फिर 2, फिर सी डी, फिर सी डी, फिर सी डी, और फिर ई डी, फिर ई डी। अगर आप कोई और देखेंगे तो वो पैटर्न बनाएंगे नहीं, तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, सी होगा। 36 नंबर पढ़िए। 36 नंबर कहता है कि माना कि A3BC और DE2F 4 अंकों की संख्या है जहां प्रत्येक वर्ण 3 से बड़े भिन्न अंकों को दर्शाता है। यदि संख्याओं का योग 15902 है तो A और D के मानों का बीच का अंतर क्या होगा। A3BC DE2F को अगर हम योग करते हैं तो 15902 आता है। तो इसका योग कितना आता है, इतना आता है। तो मुझे बताइए, अगर मैं C का मान बोला है कि 4 अंकों की संख्या है जहाँ प्रत्येक वर्ण 3 से बड़े भिन्न अंकों को दर्शाता है। जो 3 से बड़े वाले जितने भी वो है ना, वो अपने भिन्न अंकों को दर्शाता है। मतलब यहाँ पे 3 से छोटा है तो ये 3 ले सकते हैं, और 3 में से अगर ये गया तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 3 12 होगा, हसल गई होगी, तभी तो यहाँ पे 1 हसल गई होगी ना। आप बोलेंगे सर बिल्कुल हसल गई होगी यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हसल गई होगी बी के ऊपर, यहाँ पे हसल गई होगी। आप बोलेंगे बिल्कुल सर हसल गई है। तो अब मुझे बताइए, बी और ये क्या 2 लिखा हुआ है, तो 2 और 1 3, और यहाँ 10 होगा, 10 में से 3 गए तो बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा कितना, 7। बी का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हसल यहाँ पर 1 है, 3 और 1 4, तो ई का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 3 8, 8 और 1 9, और ए का मान क्या होगा, रख के देख लीजिए। अब ए प्लस डी कितना हो रहा है, 15, तो ए का मान 6 रख सकते हैं और डी का मान 9 रख सकते हैं, तो 15 हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है सर। तो अब बताइए, ए 3 बी सी, और पूछा क्या है, ए और डी का अंतर, तो 9 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 37 नंबर सवाल, और 37 नंबर सवाल कहता है आपका कि 2 कथन S1 और S2 नीचे दिए गए हैं जिसके उपरांत एक प्रश्न है। S1 कहता है कि 51 पृष्ठों की एक पुस्तक है जिस किसी भी पृष्ठ पर 2 से अधिक रेखा चित्र नहीं है। मतलब क्या बोल रहा है कि 1 हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं हो सकते हैं। तो टोटल मेरे लिए 102 चित्र हो सकते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है सर। प्रत्येक पृष्ठ पर कम से कम एक रेखा चित्र है। अगर कम से कम एक रेखा चित्र है मतलब 1 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। तो वो बोल रहा है कि क्या इस पुस्तक में 100 से अधिक रेखा चित्र है, तो ये तो सही है। तो वो बोला निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथनों और प्रश्न के लिए सही है। तो दोनों कथन S1 और S2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, किंतु ना तो अकेला S1 और ना ही अकेला S2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। 38 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 38 नंबर में क्या कह रहा है कि अंग्रेजी में माध्य प्राप्तांक, हिंदी में माध्य प्राप्तांक दे रखे हैं। लड़कियों के 9 दे रखे हैं, 8 दे रखे हैं, लड़कों के 8 है और 7 है। अब मुझे बताइए x का मान है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया है एलिगेशन में, अगर आपने ध्यान दिया हो जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। तो ये क्या है, गर्ल्स हैं, और ये कौन है, बॉयज़ हैं। गर्ल के कितने हैं, 9 नंबर हैं, और बॉयज़ के कितने हैं, 8 नंबर हैं। 9 और 8 हैं, और इनका एवरेज कितना है, 8.8। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको इसमें से घटाएंगे, घटाया 8.8 में से 8 गए तो बचेंगे कितने, 0.8। 9 में से 8 पॉइंट गए तो 0.2, मतलब 4:1 आ गया। और 4:1 आ गया है तो हमसे सेकंड ऑप्शन में चलते हैं अब हिंदी माध्यम के लिए। तो हिंदी में गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं। गर्ल्स बोलिए 8 नंबर आए हैं, बॉयज़ बोले 7 आए हैं, और ये x बोला है, और ये बोला है 4:1। तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं ना तो ये ऐसा आता है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है।
और इन दोनों को इस तरह बांटेंगे 5 और 1, तो कितना आ गया 1/5। 1/5 की वैल्यू होती है 0.2, तो 1 की वैल्यू 0.2 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे 0.8 हो जाएगी, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही है। तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? तो ये तो छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, तो मतलब इसमें ये ऐड करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगी 7.8। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? A, 7.8। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक परिवार की 2 पीढ़ियों के 6 सदस्य PQRST दिए हुए हैं। PQRST और U दिए हुए हैं। उनमें 2 विवाहित जोड़े हैं और 2 अविवाहित सोहेदार हैं। U P की पुत्री है, Q R की सास है, T अविवाहित है। क्या बोला है? U P की पुत्री है, P और U की पुत्री है और T अविवाहित है। T मतलब क्या हुआ? अनमैरिड है। और है कौन? मेल है। ओके। S कौन है? पुरुष है, ये भी मेल है। U कौन है? डॉटर है। ओके। बाद में बोला है कि Q R की सास है। Q भी मतलब फीमेल हुई। नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन और पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव मतलब लड़का है, नेगेटिव मानी फीमेल है। अब हमारे पास बचे कौन कौन? P R, PQRSTU हो गए। अब हमको ये नहीं पता है कि R किसका है, R लड़का है या लड़की है, क्योंकि R की सास है। अगर हम मान भी लेते हैं कि R लड़की है, नेगेटिव है, तो हमको ये तो पता नहीं है ना कि शादी किससे हुई है, हमको ये नहीं पता है इसमें। तो R U का पति है, बिल्कुल गलत। R S की पत्नी है, पता ही नहीं हमको। S अविवाहित है, गलत, क्योंकि T अनमेरिड दिया हुआ है। तो ऑप्शन क्या बचा? D, उपयुक्त कोई भी नहीं। चलिए 40 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल कैलेंडर का सवाल है, और अगर आपने कैलेंडर पढ़ रखा है तो आप समझ जाएंगे इस सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यदि किसी विशेष वर्ष में 12 जनवरी को रविवार है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? 12 जनवरी बोला है ना, हमको लीप ईयर बोला है ना, कुछ बोला है। 12 जनवरी, जनवरी का कोड होता है हमारा कितना? आप बोलेंगे 1, तो 12 + 1 कितना हुआ? 13। 13 क्या है? संडे आ गया। ओके। अब हमारा ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है कि 15 जुलाई, जुलाई का कोड होता है कितना? 0। और बोला है कि यदि एक अधिवर्ष है मतलब लीप ईयर, तो लीप ईयर तो एक जोड़ देंगे 16, 16 संडे नहीं है, गलत। बी 15 जुलाई, जुलाई कितना है? 0, रविवार है, यदि एक अधिवर्ष नहीं है तो 0, फिर 15, 15 भी नहीं है। सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है कि 12 जुलाई है, जुलाई मतलब कोड 0, एक अधिवर्ष है तो एक जोड़ देंगे 13, तो ये हमारा संडे ऑप्शन है। और डी ऑप्शन भी चेक कर लीजिए अपने खुशी के लिए। तो 12 जुलाई है तो 0 कोड, और अधिवर्ष नहीं है तो 0, तो 12, तो ये संडे नहीं है क्योंकि संडे तो हमारा 13 पर आया था। तो इसका ऑप्शन कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे सर सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि शब्द दिल्ली के सभी अक्षरों को प्रयोग करते हुए कितने विभिन्न 5 अक्षरी शब्द बना सकते हैं? तो 5 बना सकते हैं, तो पहले 5 आप डैश बना लीजिए। और बोला है कि डी उसका पहला अक्षर होना चाहिए और आई उसका आखिरी अक्षर होना चाहिए। अब मुझे बताइए यहाँ पे आप क्या क्या रख सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे हम 3 रख सकते हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। मतलब यहाँ पे हम 3 अक्षर में से लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 अक्षर लिख सकते हैं और जो यहाँ पे 1 अक्षर लिख सकते हैं। तो 3 2 1 6, इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 6। सवाल 48 कहता है कि एक बोतल में द्रव ए है, एक बोतल में द्रव ए की 20 लीटर मात्रा है, इसमें बोतल ए में हमारा कोई लिक्विड ए है, उसमें कितना है? 20 है। और ऐसी हमारे पास बी है, ठीक है, होगा कोई ना कोई।
तो बोला है कि ए की 4 लीटर मात्रा बाहर निकाल दी जाती है और द्रव बी की उतनी ही मात्रा वापस डाल दी जाती है। फिर से मिश्रण के 4 लीटर मात्रा बाहर निकाल दी जाती है और द्रव बी की उतनी ही मात्रा मिला दी जाती है। तो सिंपल सी बात है, अगर अगर 20 लीटर मात्रा है और 4 लीटर निकाल रहे हैं, मतलब 16/20, फिर 16/20, तो बिल्कुल, तो क्यों ना हम इसको 4/5 का स्क्वायर लिख दें। पहले हमारे पास 20 था, फिर 16 हुआ, फिर हमने 4 डाल दिया तो 20 हो गया, फिर हमने 4 निकाल लिया, तो कितना हो गया ये, इतना ही होगा। मतलब अब एक का द्रव्यमान हमारे पास 16 है और टोटल हमारे पास इतना है, तो 16 तो ए हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 16/16 सहित 9। 49 सवाल पढ़िए। 49 कहता है कि एक बल्लेबाज की उसकी 50वीं पारी के बाद औसत स्कोर 46.4 है और 60वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर 2.6 बढ़ जाता है, तो पिछली 10 पारियों में उसका औसत क्या था। बहुत आसान सवाल, मिक्सचर और एलिगेशन से कर सकते हैं आप इसको। ये 50 पारियां हैं और ये 10 पारियां हैं। 50 पारी में उसका स्कोर 46.4 है और 10 पारियों का हमको पता नहीं है, लेकिन हमको बोल दिया है कि 10 पारी खेलते ही उसका 2.6 बढ़ जाता है, और 2.6 बढ़ जाता है तो मतलब 49 हो जाता है। 49 हो जाता है, तो आप मुझे समझाइए, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे उसका रेशियो कितना आ रहा है। रेशियो आ रहा है 5:1, क्योंकि ये दे रखा है ना 50 मैच और 10 मैच, तो 5:1 हो जाता है। इसको आप जब डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2.6 आ जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर 2.6 आ जाएगा, तो एक की वैल्यू 2.6 है तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगी, आप गुणा कर लेंगे। 6×5 = 30, 0, 5 दूनी 10, 10 13, तो 5 की वैल्यू कितनी है, 13। तो इसमें आप ऐड कर देंगे, तो 49 में आप जैसे ही ऐड करेंगे इसको, 49 + 13 कितना होता है, आप बोलेंगे सर 62 होता है। तो उसका एवरेज कितना था, 62 का। इसका ऑप्शन क्या है, सी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 50 नंबर। चावल के प्रति किलो मूल्य में 25% वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 में 6 किलो कम चावल खरीदता है। चावल का प्रति किलो प्रारंभिक मूल्य क्या था। बहुत आसान सवाल। देखिए 50 नंबर सवाल कहता है कि प्राइस 25% बढ़ गया। 25% बोले मतलब 1/4 फ्रैक्शन, मतलब पहले अगर 4 वैल्यू थी तो 5 हो गई, और कंजम्पशन कितना हो गया, 5:4। तो बताइए कि अब कितना है, इसके हिसाब से एक 6 की वैल्यू है क्योंकि 6 किलो कम ले जा रहा है। अब आप बोलेंगे बिल्कुल, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30, और 4 की वैल्यू 24, गुणा कर लेंगे 6 से। तो आप देखेंगे कि 1200 में 30 किलो चावल ले जा रहा था पहले, और अब 1200 में 24 किलो ले जा रहा है, तो रेट कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 40, और फिर यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। तो अभी बोला है कि सवाल में कि उसकी प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो कितना उत्तर आ जाएगा, 40, बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल तो बिना पेन चलाए करने का सवाल है। बिना पेन चलाए आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एक वस्तु पर एक दुकानदार एक ग्राहक को निम्न छूट के विकल्प देता है, 10% और 20% की क्रमिक छूट और पर्याप्त 10% सेवा का भुगतान। मतलब सक्सेसिव है सभी एक साथ। कोई चीज़ 100 रुपये की थी, 10 और 20% की कमी, पहले 10% छूट दी मतलब 90, और 90 पे फिर 20% छूट मतलब 18 रुपये कम कर दी मतलब 72, और फिर 10% छूट कर दी मतलब 7.2 कम कर दिए। 7.2 मतलब 72 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 65। 65 में से 0.2 गए तो 64.8, तो उसकी वो दुकान चीज़ कितनी की पड़ी, 64.8। अब आप किसी को भी पहले ले लीजिए, किसी को भी बाद में ले लीजिए, कोई चेंज नहीं आएगा। तो ग्राहक के लिए सभी विकल्प एक समान है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन।
चले नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कहता है 58 नंबर पढ़ लेते हैं कि ए से जेड तक के वर्ण 1 से 26 तक क्रमांकित किए गए हैं। यदि जी एच आई को 1 5 7 8 लिखा हुआ है और डी ई एफ को लिखा हुआ है 912। तो एक काम करते हैं, इनका नंबर जी का मान होता है 7, एच का मान होता है 8, ए का मान होता है 9। तो आप इसको 2 से गुणा करके देखिए बन रहा है क्या। 9 दूनी 18, हसल का ये एक 8 दूनी 16 और एक साथ 7 दूनी 14। हाँ बिल्कुल, मतलब 2 से ये गुणा कर रहा है। डी का मतलब क्या हुआ 4, ई का मान 5, एफ का मान 6। 2 से गुणा करेंगे तो 912 ही आएगा, बिल्कुल सही है। हमसे पूछा है ए बी सी मतलब 1 2 3, 1 2 3 मतलब 123 को आप गुणा करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 1 246। इसका उत्तर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। 59 सवाल आप पढ़ेंगे तो बोला है कि ए सी पी क्यू को लिख सकते, अगर लिखेंगे तो बी ई एस यू है, एम एन जी आई, तो उसके यहाँ पे समरूप में क्या आएगा ये पूछा है। तो एक काम करिए, सबसे बेस्ट है यहाँ पे नंबर लिख लीजिए। तो 1 3 16 और 17, बी 2 ई 4 ई 5, एस क्या है 19 और यू 21 होता है। तो आप देखेंगे यहाँ भी लिख लीजिए, इसमें 2 जोड़ा है, इसमें 3 जोड़ा है, इसमें 4 जोड़ा है। तो m में 1 जोड़ूंगा तो 14 मतलब n, n में 2 जोड़ूंगा तो 16 मतलब p, g में मैं 3 जोड़ूंगा 10, 10 पे क्या आता है आप बोलेंगे सर j, और i में मैं 4 जोड़ता हूँ तो m, मतलब इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी। सवाल नंबर 60 पढ़िए। सवाल नंबर 60 कहता है कि निम्न में से सबसे संख्या कौन सी है। तो 1/2 अगर मैं इसको पॉजिटिव मानता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 64। 1/4 मतलब ये 1/4 मतलब कितना होता है, 1/4 को 3 बार करेंगे तो 16 16 16 और 4, ये भी 1/64 और ये हो जाता है अपना 81 और ये हो जाएगा हमारा 1/36, ये हो जाएगा। अब मैंने माइनस का था तो उसको अब रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल करते ही पहला ऑप्शन बन जाएगा 64, क्योंकि 2 की पावर 6 करेंगे। 2 की पावर 6 कितना होता है पॉजिटिव में, आप बोलेंगे 64 होता है। बी ऑप्शन भी 64, सी ऑप्शन 81 हो जाएगा और डी ऑप्शन 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन बड़ी संख्या कौन सी है, ये है। तो इसका ऑप्शन कितना है 3। ये तो आसान सवाल था, इसमें ज़्यादा कुछ करना था भी नहीं। 61 कहता है कि यदि एक व्यक्ति x किसी कार्य को 20% 8 दिन में करता है, तो x क्या है 20% कार्य को 8 दिन में करता है, तो 100% कार्य कितने दिन में करेगा, आप बोलेंगे सर 40 दिन में करेगा। ऐसी y किसी कार्य को 25% कार्य को 6 दिन में करता है, तो पूरे 100% कार्य को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। तो वे दोनों साथ साथ काम करते हैं तो उस कार्य को 40% कितने दिनों में कर देंगे। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल वर्क हो जाएगा इसमें हमारा 40 और 24 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 120। 120 तो x एक दिन में कितने यूनिट काम करता होगा, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। आप बोलेंगे 3 यूनिट सर। ऐसी y सर 5 यूनिट काम करता है, डिवाइड करेंगे तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। और दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो सर एक दिन में 8 यूनिट काम करेंगे, और मेरे पास टोटल काम है 120, तो डिवाइड करा 8 से तो कितना आया 8 एकम 15। तो वो दोनों 15 दिन में कोई कार्य को ख़त्म कर देंगे, मतलब 100% वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 15 डेज। 15 दिन में कोई कार्य खत्म हो जाएगा। तो 40% कितने में खत्म होगा, 15 की वैल्यू 5 दी हुई है तो 40 2 की वैल्यू निकालने की बोली है, तो 6 डेज आंसर है इसका, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। 62 कह रहा है कि एक कार 20 किलोमीटर की औसत चाल से स्थान x से स्थान y तक यात्रा करती है, फिर y से x 2b, ऐसी x से y 3b, ऐसी y से x 4b, तो इसकी औसत चाल क्या होगी। बहुत आसान सवाल है। मान लीजिए ये है हमारा कोई स्थान x और ये कोई y। पहले जब वो गया वो b से गया,
फिर जब वो आया तो वो 2b से आया, फिर जब गया फिर 3b से, फिर जब वापस आया तो 4b से। एक काम करिए, आपको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, होगा। तो एक काम करिए, v को आप 10 मान लीजिए, पहली 10 किलोमीटर पर आवर मान लीजिए। ऐसी सब निकल गई हमारी। दूसरी कितनी हो जाएगी? दूसरी आप बोलेंगे सर इस हिसाब से फिर हो जाएगी 20, 30 और 40। इन सब का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा? 120। तो 120 तो हमारी टोटल डिस्टेंस हो गई। और टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 480। डिस्टेंस तो कितनी हो गई? 120। और टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 120 गुणा 4, क्योंकि वो 4 बार गए एक जगह से, तो 480। ओके, अब टोटल टाइम निकालना है। तो T1 निकालने के लिए 120 को जब 10 से भाग देंगे तो 12 घंटे। ऐसी T2 को 20 से करेंगे तो 120 को 20 से भाग दिया तो कितना? 6। T3 को ऐसी 120 को 30 से भाग देंगे तो 4। और T4 को जब मैंने 120 को 40 से भाग दिया तो कितना आया? 3। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा? 12 + 6 + 4 + 3 कितना आ गया? 12 × 6 = 18, 18 × 6 = 22, 22 और 3 12 × 6 = 18, 18 × 4 = 22, 22 3 25 आ गया। और 25 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? इसको 25 एक कम 25, फिर कितना बच जाएगा? आप बोलेंगे सर 200 बच जाए, 200 नहीं, हाँ 230 हो जाएगा। 230 हो रहा है, हाँ 230 हो रहा है। 230 हो रहा है तो 9 बार चले गया, फिर सम 19.2 आ रहा है। देखेंगे 19.2 आ रहा है। अब 19.2 आ रहा है तो आप देखिए ऑप्शन के हिसाब से। अब ऑप्शन कहता है कि किसके बीच में आएगा, तो आप देखेंगे ये किसके बीच में आ रही है? u और 2b है, क्योंकि u तो हमारी कितनी है? u हमारी 10 है और 2b कितना है? 20। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? b। ओके, 63 पढ़ते हैं। 63 सवाल कहता है कि एक वर्ग और एक वृत्त के प्रतिच्छेदन के बिंदुओं का न्यूनतम संख्या 2 है और एक वर्ग और एक वृत्त के प्रतिच्छेदन के बिंदुओं की अधिकतम संख्या 8 है। 63 कहता है कि कोई आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर में से अपन सर्कल बनाएंगे तो मैक्सिमम पॉइंट कितने हैं जो इंटरसेक्शन पॉइंट है? 8 है। न्यूनतम कभी 2 पॉइंट हो सकते हैं क्या? तो गलत है, ये सही है 8। तो बी ऑप्शन गलत है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा मेरे हिसाब से? मेरे हिसाब से नहीं, इसका उत्तर सही होगा सिर्फ और सिर्फ केवल 2। बी ऑप्शन है इसका। सवाल नंबर 64 कहता है कि एक व्यक्ति को धारा की उल्टी दिशा में जाने की अपेक्षा धारा की प्रवाह की दिशा में किसी निश्चित दूरी को नाव द्वारा खेने में आधा समय लगता है। तो अचल पानी में चाल की धारा की चाल से अनुपात क्या है? तो सवाल नंबर 64 कह रहा है आपसे कि कोई व्यक्ति है जिसको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में इतना समय लग रहा है। डाउन स्ट्रीम मान लीजिए एक समय लग रहा है तो टाइम उसको अप स्ट्रीम में दुगना लग रहा है। तो स्पीड कितनी आती है? उल्टी आती है, 2:1 हो जाता है इसका रेशियो। अब वो बोल रहा है कि रेशियो क्या होगा स्टिल वाटर का और मूविंग वाटर का। ओके, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? स्पीड 2 + 1 और अप स्ट्रीम में कितना होगा? 2 - 1। तो 3:1 आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। ये क्या हुआ? हाँ आ गया ना। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है आपसे कि अधिकतम लंबाई x क्या होगी जिससे कि 3 1/2 मीटर और 8 सहित 3/4 मीटर x के पूर्णांक गुणज है। तो सिंपल सा बात है, अधिकतम पूछी तो मतलब एलसीएम लेंगे क्या एचसीएफ लेंगे? तो आप बोलेंगे सर एचसीएफ लेंगे इसका हम। एचसीएफ लेंगे तो 3 2 6 6 और 7/2 और 8 8/32 तो 32 और 35/4। तो एलसीएम ऊपर वाले का एचसीएफ कितना आएगा? आप बोलेंगे सर 7 आएगा। नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा सर? 4 आएगा। 7 4/, तो कितना होता है? 1 3/4।
तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा, डी ऑप्शन आएगा। 72 पढ़ लीजिए। 72 तो कुछ नहीं करना है, 72 में तो बोला है कि ये आपको आंकड़े दिए हुए हैं, किस समयावधि में प्राकृतिक विकास दर अधिकतम थी। अधिकतम थी मतलब क्या है कि बर्थ रेट और डेथ रेट की डिफरेंस है, वही पूछ रहा है। तो यहाँ तो देखिए 48 और 35 है, 46 और 36 है, यहाँ तो 12 के आसपास का डिफरेंस आएगा, यहाँ भी ऐसे ही आएगा। 45 और 31 भी मान लेते हैं हम, तो कितने का आएगा, 14 का मान लेते हैं। पर यहाँ पे लंबा ज़्यादा है, यहाँ भी उतने का ही आएगा, 12 13। तो यहाँ इन तीनों में से आप देख लीजिए, आप क्या निकालेंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। अगर मैं देखूँ भी तो 41.7 और 22.8, तो 17 में से 8 गए तो 9, 3 13, 11 में से 3 गए तो कितने 9, और 4 में से 2 गए तो कितना, 4 में 3 गया तो 1, 19.1 आया पहले ऑप्शन से। ठीक है, 41.1 और 18.9, तो 11 में से 9 गए तो अब कितने बचे, आप बोलेंगे सर 2, 9 और 11 में से 9 गए तो आप बोलेंगे 2, 4 में से 2 गए तो 2, 22.2, 37.1 और 14.8, 11 में से 8 गए 3, 5, 7 में 5 गए 2, 3 में से 1 गया 2, 22.3। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा किस में है, डी ऑप्शन में। ओके, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं आपके लिए। नेक्स्ट सवाल 73 बहुत आसान सवाल है। बोला है कि 1.27 बार, इसको आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो आपने पढ़ा होगा कि जिसके ऊपर बार होता है उसको हम माइनस नहीं करते हैं, और जितने संख्या और बार होता है उतनी बार हम लिख देते हैं ऐसे। तो 126/99 आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 14/11। तो इसका ऑप्शन कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन। 74 पढ़ते हैं। 74 बोलता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक पर 2 शेष बचता है। बहुत आसान सवाल। 4, 3, 5, 6 एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, आप बोलेंगे 60 आएगा। और सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की क्या होती है, 1000 होती है। 1000 को अगर मैं 60 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, आप बोलेंगे सर कितनी बार जाएगा, एक बार गया, 60, 40, फिर 0, फिर 6, 360, फिर 40 बचा। तो इसको आपको पता है कैसे लिखते हैं, सबसे छोटी संख्या तो 1000 प्लस 60 माइनस 40 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा, 1022। ये इसका उत्तर है। और इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे, आप देख लीजिए, इनमें सबसे इजी 4 से भाग करके देख लीजिए, 4 से भाग जा रहे हैं उसको हटा दीजिए पहले, और किसी 3 से भाग करके देखिए, 3 से कोई संख्या जा रही है और उसमें 2 शेष रिमाइंडर बचा है तो आपका उत्तर होगा, इसमें यही होगा, इसलिए मैं इसका उत्तर यही होगा आपका। ओके, 75 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 75 नंबर सवाल कहता है कि एक शहर की वेबसाइट समष्टि में से 40% पुरुष और 30% महिलाएं विवाहित हैं। विवाहित वेबसाइट स्मृति का प्रतिशत क्या है यदि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से विवाह नहीं करता है, कोई भी महिला एक से अधिक पुरुष से विवाह नहीं करती है, और इनमें कोई विधवा और विधुर नहीं है। बहुत आसान। क्या बोल रहा है, कोई भी एक सोसाइटी है जिसमें कोई भी विधवा नहीं है और कोई भी विधुर नहीं है, तो मतलब हर एक आदमी ने एक ही औरत से शादी करी है, मतलब 40% ऑफ मेल इज इक्वल टू 30% ऑफ फीमेल होगा। तो मेल और फीमेल का रेशियो निकल गया 3:4। मतलब कहने का क्या है, मेल मेरे पास हो सकते हैं 30 हो और फीमेल कितनी हो, 40 हो। आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर, और 30 का 40% लोगों की शादी हो चुकी है, तो मैरिड मेल कितने हो जाएंगे, 12, और मैरिड फीमेल कितनी हो जाएंगी, 40 का 30% मतलब वो भी 12, तो टोटल कितना हो गया, 24, कितने में, 70 में। तो आप इसका उत्तर आप करेंगे 34 2/7%। तो इसका उत्तर कितना है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं कि 76, 51, 27, 35, 62, 75 को आप 100 से भाग देंगे तो आपके पास शेषफल कितना बचना चाहिए।
आप मुझे बताइए, क्या मैं 31 62 लिख सकता हूँ? 31 गुणा 2 इंटू 75। आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर, लिख सकते हैं। तो ये कितना बन गया यहाँ पे? 150 बन जाएगा, या 150 बन जाए। और जब मैं 50 से इसका भाग दूंगा तो 50 3 और 2। अब मैं 51 को 2 से भाग दूंगा तो एक शेष आएगा, 27 को 2 से दूंगा तो एक शेष आएगा, 35 को 2 से दूंगा तो एक शेष आएगा, 31 को दूंगा तो एक शेष आएगा, और 3 को दूंगा तो एक शेष आएगा। ओके, तो यहाँ पे कितना आया? यहाँ पे आया 1। अब मुझे बताइए अपन ने किससे इसको काटा था? यहाँ पे तो बोलेंगे 50 से, तो 50 का गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये हो गया 100 अपने। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 50 उत्तर आ जाएगा इसका। ये यूनिट डिजिट का सवाल है और ये बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। अब 77 सवाल पढ़ लीजिए। 77 सवाल कहता है आपका कि 2500 कोई धनराशि है और उसको 1/2, 3/4 और 5:6 में बांटा हुआ है। बहुत आसान सवाल। बोला है कि अधिकतम अंश और न्यूनतम अंश के बीच का अंतर। एलसीएम निकालिए 2 4 6 का, तो आप बोलेंगे 12। 12 को मैंने 2 से भाग दिया तो कितना? 12 का मैंने 2 से भाग दिया तो कितना आया? 6। 12 3 9 6 2 और 10, ये आ जाएंगे एक्स वाई जेड के आपके रेशियो। अब आप 2500 को 9 6 15 और 25, तो आप देखेंगे पहला है 600, दूसरा है 900 और तीसरा है 1000। अधिकतम और न्यूनतम की वो बोलिए डिफरेंस, तो 400 इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन भी कितना हो जाएगा? इसका ऑप्शन भी सी हो जाएगा। अब हम 78 सवाल पढ़ते हैं। सॉरी, 78 सवाल कहता है कि n के किस मान के लिए संख्या 10 n+1 अंकों का योग 2 है? n के लिए 0। तो आप देखिए 78 संख्या है 10n+1। पहला ऑप्शन दे रखा है कि n = 0। आप 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1+1, बिल्कुल 2। ए उत्तर भी सही है। बी बोल रहा है, ये क्या हुआ? बी बोल रहा है, बी ऑप्शन में क्या बोला है आपको? बी बोला है किसी पूर्ण संख्या n के लिए। पूर्ण मतलब क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ओके, अगर मैंने यहाँ पे 1 रख दिया तो कितना हो जाएगा? 10+1, और संख्या का योग, संख्याओं का डिजिट का मतलब योग कितना हो रहा है? आप बोलेंगे सर 2 हो रहा है। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल। ऐसे ही आप 2 रख दी तो हमेशा 10 का कितना भी पावर बढ़ा दीजिए आप, तो वो उसमें या तो 0 बढ़ेंगी, सिर्फ 0 0 बढ़ती जाएंगी, एक तो कहीं आगे जाएगा नीचे, तो उसका हमेशा योग कितना आएगा? 2 ही आएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है सर। ऐसे हम सी ऑप्शन की बात करें पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर तो ऑलरेडी होल नंबर में आ चुके हैं, तो ये भी सही हो सकता है। और डी रियल नंबर, रियल नंबर नहीं होते। रियल नंबर क्या है? नेगेटिव भी आ जाएंगे, और नेगेटिव आते ही तो फिर वो गलत हो जाएगा। 10 की पावर -1 होती तो कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। 1/10 0.1 होता है, और ऐसे ही गलत हो सकता है ये, इसका हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये डी ऑप्शन तो होगा नहीं, तो इसके लिए ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, किसी भी पूर्ण संख्या n के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें आपका सी भी ऑप्शन आ रहा है, पॉजिटिव नंबर्स भी, और ए भी आ रहा है, तो इसका लिए क्या होगा? डी ऑप्शन। 79 पढ़िए। 79 सवाल कह रहा है कि किसी कक्षा में 3 समूह हैं ए, बी और सी। यदि समूह ए से कुछ विद्यार्थियों, समूह बी से 2 विद्यार्थियों को समूह सी से स्थानांतरित किया जाता है, तो कक्षा के विद्यार्थी की औसत भार क्या होगा? मुझे बताइए, कोई डब्बा है, उसके 3 चॉकलेट है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की, और तीनों को मैं एक तरफ से घुमा रहा हूँ, सिर्फ उस डब्बे के अंदर ही घुमा रहा हूँ, तो क्या उनका औसत में कोई फर्क आएगा क्या? ऐसे ही क्लास का कोई ग्रुप था, उन्हीं को इधर से उधर घुमा दिया, इधर से उधर घुमा दिया, इधर से उधर घुमा दिया, तो औसत में कोई फर्क आएगा? नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन। सवाल नंबर 80 पढ़िए। सवाल कहता है कि मूल्य वर्ग 50, 100, 200, 500 और 2000 के साथ एक समय में कम से कम 3 मूल्य वर्गों को लेते हुए कितनी विभिन्न धनराशियाँ बनाई जा सकती हैं? तो आपके पास ऑप्शन कितने हैं? आप बोलेंगे 5, और कम से कम 3 मूल्य वर्ग लेने हैं, तो 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं,
और 5 ले सकते हैं, पर 3 से कम नहीं ले सकते। तो 5C3 कितना होता है? आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा इसमें बताइए आप मुझे। 10। 5C1 5C5 कितना होता है? 1। और 5C4 कितना होता है? 5। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 16। ये सॉल्व करना आता है ना 5C3 वाला? कैसे करते हैं बताया था उस दिन मैंने आपको। फैक्ट NCR लिखते हैं, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल r लिखते हैं, यही होता है। तो आप जो सॉल्व करेंगे ना तो इसमें उत्तर कितना आएगा? 16 आएगा। तो आपने देखा हमने सब सवालों को बहुत आसानी से सॉल्व किया है। आप इसके माध्यम से अपने सवालों को चेक कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपके कितने सवाल सही हैं। और वैसे मैं इसका ऑप्शन टिक कर देता हूँ, इसका ऑप्शन होगा ए। ओके, तो इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में फिर जल्द मिलेंगे और नए रूप से, नए तरीके से और अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ। और हम देखेंगे कि अब हम भिन्न भिन्न चैप्टर्स को लेके नए नए वीडियोस लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको अच्छा लगा है सॉल्यूशन तो आप इसमें कमेंट करिए। बाकी जल्दी आते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।